आगाज में आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान की लाहौर में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से इस वक्त 1-on-1 मुलाकात जारी है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से। मोहसिन बताएगा किन अहम मामलात पर गुफ्तगू जारी है। जी बिल्कुल, वजीर आजम इमरान खान आज एक रोजा दौरे पर लाहौर पहुंचे हैं और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वजीर आला में उनकी मुलाकात जारी है। मुलाकात में वजीर आला पंजाब की जानिब से वजीर आजम को पंजाब हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफ किया जा रहा है और उसके अलावा कुछ वज़रा के कलमदान तब्दील करने के हवाले से भी वज़ीर आज़म उस्मान बुज़दार की जानिब से फैसला किया गया है और वो उस सिलसिले में भी वज़ीर आज़म इमरान खान को एतमाद में लेंगे। उसके अलावा दीगर जो सियासी अमूर हैं उस हवाले से भी वज़ीर आज़म और वज़ीर आला में जो मुलाकात है डिस्कशन होगी। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि कंटोनमेंट बोर्ड में खासतौर पर लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में जो पीटीआई को पूरी तरह शिकस्त हुई है, उस शिकस्त के जो असबाब और मुहरकात हैं उस हवाले से भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। जैसे तहरीक इंसाफ वस्ती पंजाब के सदर सेनेटर एजाज चौधरी की जानिब से भी वज़ीर आज़म इमरान खान को इब्तदाई जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें यही कहा गया है कि जो तीनों कंटोनमेंट बोर्ड हैं उसमें जो पीटीआई के अहदेदार हैं उन्होंने कारकुनात के साथ कुछ अच्छी इंतहाबी मुहिम नहीं जो है वो सिलसिला किया और इसी सिलसिले में ये 3 जो अहम कंटोनमेंट बोर्ड की इंतखाबात हैं उनमें पीटीआई को शिकस्त हुई है। उस हवाले से भी जो है वज़ीर आला अब वज़ीर आज़म को भी ब्रीफ करेंगे और यही वजह है कि जिन वज़रा की कारकर्दगी बेहतर नहीं रही उस हवाले से जो है कोई अहम फैसले भी इस मुलाकात के बाद मुतवक्के हैं। जी ठीक है, अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अहम मुलाकात कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि खातून अव्वल बुशरा बीबी भी लाहौर में मेंटल अस्पताल का दौरा कर रही हैं। खातून अव्वल ने मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया, ज़ेरे इलाज बच्चों और ख़वातीन को तहफ़ दिए। खातून अव्वल बुशरा बीबी का लाहौर में इदारा बराए ज़हनी अमराज का दौरा। बुशरा बीबी ने सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर मरीजों से मुलाकात भी की, उनका हाल अहवाल पूछा। इसके साथ साथ डॉक्टर्स ने भी अस्पताल में मौजूद सहूलियात के हवाले से उनको ब्रीफ किया। यहाँ पे भी प्रोफेसोरियल पोस्टें नहीं थी, इस पे मेरी मिनिस्टर साहिबा से भी बातचीत हुई है, उनका भी एक विजन है। उन्होंने कहा जी हम छोड़ दीजिए, आपको भी 2 वीक्स हुए हैं इसलिए आपको तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मेरे साथ डॉक्टर आप चलेंगे पुरानी बिल्डिंग्स देखने, आप यहाँ बैठेंगे, आप एक पेपर पे अपना टारगेट लिख के दें, ठीक है? मैं वापस आऊँगी फिर मैं उसको देखूँगी कितने महीने में आप यहाँ पे क्या तब्दीली लाएंगे और कितना अच्छा इसको कर सकते हैं, इनकी मेंटली हेल्थ के लिए कितना अच्छा कर सकते हैं और जो ड्रग्स के पे पेशेंट्स आते हैं उनके लिए आपने क्या करना चाहते हैं और बाकी बिल्डिंग का तो बाद में आप लिखें। ये पूरा आप लिखें प्लान अपना, फिर मुझे दें। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से करवाने के खिलाफ दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने सवाल उठाया कि ये दरख्वास्त कबल इस वक्त नहीं, अभी तो इस पर बहस हो रही है। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार तारिक असद एडवोकेट ने दलाइल में कहा कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी पर हावी होना चाहती है। इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मुल्क में पहले ही सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम है, इस सूरत हाल से इंतशार फैलने का खदशा है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की कायमा कमेटी के पास एतराज़ात दाखिल किए। अदालत भी इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके एतराज़ात की रिपोर्ट तलब करे। हमें अभी तक नहीं पता कि ईवीएम के जरिए कैसे वोट कास्ट होता। गांव में बैठे गैर तालीम याफ्ता अपना हक राय दही इस्तेमाल कैसे करेंगे। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि अभी ये दरख्वास्त कबल अज़ वक्त नहीं, अभी तो इस पर बहस हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात के लिए तो कानून साजी नहीं होगी। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त के काबिल समात होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने तैनाती के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस उमर अता बंदाल ने रिमार्क्स दिए कि किसी आईनी तरमीम को चैलेंज नहीं किया जा सकता। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। बड़ी अदालत में बड़े मामले की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया। कायम मकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तैनाती के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार। जस्टिस सुमरता बंदियाल ने दरखास्त गुजार की कोशिश को सराहा, कहा आप नौजवान वकील हैं, आपने आईनी नुक्ता उठाया। जस्टिस सुमरता बंदियाल का कहना था कि आप कहते हैं रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं लगाया जा सकता।
आपने ये भी कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत होनी चाहिए। क्या आपने चेयरमैन नैब तैनाती केस का फैसला पढ़ा? कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन नैब जुडिशल अफसरान नहीं होते। आपने दरखास्त में आईनी तरमीम को भी चैलेंज किया है। आइन के मुताबिक किसी आईनी तरमीम को चैलेंज नहीं किया जा सकता। आज यौम जमहूरियत है। इलेक्शन कमीशन बताए मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन का इनकाद यकीनी बनाने के लिए क्या किया। वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब ने इलेक्शन कमीशन से सवालात कर दिए। कहते हैं अकबर एस बाबर को PTI के अकाउंट्स देखने की इजाजत है, हमें भी नून लीग के अकाउंट्स देखने की इजाजत दी जाए। कि आज आलमी यौम जमहूरियत भी है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो साफ और शफाफ इंतखाबात के हवाले से है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी भी आइन के आर्टिकल 218 के अंदर बड़ी वादे लिखी हुई है कि आपने साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग 30-40 साल से 3 बारियां इन्होंने ली हैं। इन्होंने कोई अमली कदम लिया? जिन्होंने EVM देखी नहीं, देखे बगैर उसकी मुखालफत शुरू कर दी। 27 के करीब ऐसे एतराज़ात हैं अपनी कैपेसिटी के मुताल्लिक हैं। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया, हर बार चोरी होती थी, हर बार वोट खरीदे जाते थे, लेकिन उसको रोकने के हवाले से कोई अमली इक़दाम नहीं लिया गया। ऑपोजिशन ओपन ट्रेसेबल बैलेट की बात करके भाग गई। इलेक्शन एक्ट की शिक नंबर 103 में EVM का पायलट्स का लिखा गया है। ओवरसीज बैरून मुल्क पाकिस्तानी को वोटिंग राइट देने का मामला है। इन तमाम चीजों के ऊपर अगर हम देखें तो एक लंबी खामोशी नजर आती है। इलेक्शन कमीशन से ये दरखास्त करूंगा साफ और शफाफ इंतखाबात को बनाने के हवाले से उसके ऊपर फोकस करे। जो निज़ाम EVM के 20 से ज़ायद ममालिक में चल रहा है उसको पाकिस्तान के अंदर भी आने दें, ताकि इस मुल्क के अंदर जो है वो ट्रांसपेरेंसी की, साफ शफाफ इंतखाबात की जो बुनियाद है वो रखी जा सके। पीपल्स पार्टी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इलेक्शन एक्ट में दीगर तरामीम को आइन से मुतसादिम करार दे दिया। नैयर हसन बुखारी कहते हैं हुकूमत और वज़रा ऐसी बातें ना करे जो तौहीन के ज़ुमरे में आती हैं। शहरी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी और ANP ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से बात है या इलेक्शन एक्ट में और दीगर तरामीम है वो आइन से मुतसादिम है और यही मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी लिया। इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कराना आइन के मुताबिक। ये न किसी गवर्नमेंट फंक्शनरी का काम है न किसी और अदारे का काम है। हुकूमत को और उन गुज़रा को ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जो तौहीन के ज़ुमरे में आती है। अब आप इलेक्शन कमीशन को भी धौंस धमकी से इंटिमिडेट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो। प्लेइंग फील्ड को ये प्री पोल रिगिंग का शाखसाना है। ये इस तरह की जो बुलडोजिंग हो रही है इदारों की, जमहूरियत की, पॉलिटिकल पार्टीज की और कवानीन की, हम इसको भरपूर तरीके से अपोजिशन मुस्तरद करती है। पीपल्स पार्टी और ANP की तरफ से ये वाजे हमने कन्वे कर दिया है। EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आजकल इसके खूब चर्चे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कैसे काम करती है? इसके 2 हिस्से हैं, कंट्रोल यूनिट और वोटिंग यूनिट। कंट्रोल यूनिट की तरफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठेगा जो वोटर का अंगूठे का निशान चेक करेगा और बैलेट बटन ऑन करने के बाद शहरी को वोटिंग यूनिट की तरफ भेज देगा। इस यूनिट पर शहरी के सामने पार्टीज आएंगी, वोटर उनमें से एक का इंतखाब करने के बाद सबमिट कर देगा। EVM इलेक्ट्रॉनिकली वोट रजिस्टर करने के बाद उसकी पर्ची भी जारी करेगा ताकि अगर कोई मसला हो तो दोबारा काउंट किया जा सके। EVM मशीन में एक वोटर एक बार ही वोट डाल सकता है, जिसके बाद मशीन बंद हो जाएगी। दूसरे वोटर के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर वेरिफिकेशन के बाद दोबारा मशीन ऑन करेगा। इस सिस्टम की बैटरी 24 घंटे बैकअप देती है। शाम 5 बजे के बाद एक बटन दबाते ही मशीन तमाम वोट रीड करके रिजल्ट जारी कर देगी कि फला पार्टीज ने इतने वोट लिए हैं। इंटरनेट ना भी हो तब भी वोट कास्ट किया जा सकेगा। और आपको बताएं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात का मामला, EVM के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को फराहम कर दी गई हैं। वजारत साइंस ने मशीन का सोर्स कोड फौरी देने से माजरत कर ली है। इसी पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे ज़हीर अली खान से। ज़हीर, अभी तकनीकी मालूमात नहीं दी गई? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो टेक्निकल टीम है 2 तश्कील दी गई थी। एक वजारत साइंस की है और जिसने ये EVM मशीन बनाई है, दूसरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपनी टीम है। और जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मुतल्लिक मालूमात थी, तकनीकी मालूमात,
और बैटरी की जो मालूमात थी और डेटा सोर्स जो है, फिर डेटा ट्रांसमिशन, वो तमाम मालूमात जो वजारत साइंस की टेक्निकल टीम थी उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिए। तमाम सोर्स कोड और सिस्टमेटिक जो डिज़ाइन है उस पे जो टेक्निकल टीम है जिसने ईवीएम मशीन बनाई है उसकी जानिब से फिल वक्त इनकार इसलिए किया गया है कि जब तक किसी कंपनी के साथ मुआहिदा नहीं होता तो ये सोर्स कोड और जो इसका डिज़ाइन है इसके चोरी होने के और लीक होने के खदशात है। इसी वजह से ये किसी के कंपनी के साथ जब मुआहिदा होगा और ईवीएम मशीनें जब तैयार की जाएंगी और उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये मालूमात भी दी जाएंगी। ये मालूमात भी दी जाएंगी। ज़हीर अली खान, बहुत शुक्रिया। सिंध ट्रैक्टर सब्सिडी केस में बड़ी पेशरफ्त। ओमनी ग्रुप के लिए किसानों को ट्रैक्टर डिलीवरी की जाली रिपोर्ट्स तैयार करने वाले मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। महकमा ज़राअत हैदराबाद के चीफ इंजीनियर मुमताज़ अब्बासी ने बताया कि ट्रैक्टर कंपनीज के मुलाजमीन एक दस्तखत के 10,000 देते थे। मुलजिम ने 37 लाख से ज़ायद की प्ली बार्गेन भी कर ली। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। हुकूमत सिंध की ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम में करप्शन। नैब रावलपिंडी को तहकीकात के दौरान अहम कामयाबी मिल गई। ओमनी ग्रुप ने किसानों के नाम पर ट्रैक्टर जारी किए बगैर हुकूमती सब्सिडी कैसे गबन की। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैदराबाद के चीफ इंजीनियर मुमताज अली अब्बासी ने सब उगल दिया। ओमनी की ट्रैक्टर कंपनियों के लिए किसानों को डिलीवरी की जाली रिपोर्ट्स बनाने वाले मुमताज अब्बासी ने एतराफी बयान में अहम इंकशाफात किए। नैब को बताया कि कंपनियों के मुलाजमीन एहसानुल्लाह और राजा शिराज फी दस्तखत के 10,000 रुपए देते थे। जाली डिलीवरी रिपोर्ट पर ओमनी ग्रुप को मजीद सब्सिडी जारी होती थी। किसानों को ट्रैक्टर डिलीवरी के जाली फोटो सेशन करवाए, कभी असल में ट्रैक्टर नहीं देखे। रिश्वत की रकम में से एग्रीकल्चर इंजीनियर प्रेमचंद और जूनियर क्लर्क महबूब अली को भी हिस्सा मिलता था। नैब के मुताबिक स्कीम में 3,000 से ज्यादा ट्रैक्टर्स का गबन हुआ। मुमताज अब्बासी ने 372 ट्रैक्टर्स की जाली रसीदें तैयार की। मुलजिम ने 37,20,000 की प्ली बार्गेन कर ली, जिनमें से 15 लाख अदा भी कर दिए। सिंध हुकूमत ने 2013 से 2016 के दरमियान 4 मुख्तलिफ ट्रैक्टर सब्सिडीज दी थी। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं डेस्क करप्शन स्कैंडल में बिलावल भुट्टो के 2 करीबी साथी मुलव्वस हैं। एक मूंछों वाले MNA का बेटा और दूसरा सूबाई वजीर का भाई है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि 10,000 स्कूल बंद करके 2,65,000 डेस्क खरीदी जा रही हैं। 10,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं, 2,65,000 डेस्कें खरीदी जा रही हैं। मैंने पूछा मिनिस्टर साहब से कि हमें बताइए कि ये 5,500, 6,000 की डेस्क 23,000 और 29,000 में कैसे ली जा रही है। कहेंगे पहले हो चुके हैं, तफसील असेंबली में जमा करा दूंगा। किसी के अब्बा हुजूर का पैसा नहीं था कि पहले हो चुका जमा करा दूंगा। 3 अरब का टीका ना पेट भरता है ना इनका पेट फटता है। इस डेस्कों के इश्यू को हम छोड़ेंगे नहीं। 2019 में जब इसका ठेका फ्लोट होता है, सरकारी नर्ख 12,000 रुपये रखे जाते हैं। एक बिडर आ जाता है, वो कहते हैं जी यही स्पेसिफिकेशन 6,500 की ले लो। उस बिडर को वो कैंसिल कर दिया गया और उसके बाद एक वजीर उतारे गए, कारीगर वजीर आया था, सईद गनी साहब। बड़ा नाम, गाड़ियाँ भी 2-2 रखते हैं। भला और समा टीवी का 3.5 फुट वाली डेस्क जो कि 3,500 रुपए की कल मैं लाया हूँ, मेरे पास पड़ी है, वो ये 23,000 और कुछ रुपए की ले रहे हैं। बिलावल साहब के 2 दस्ते रास्त हैं, एक सूबाई वजीर साहब के भाई हैं और दूसरे MNA साहब मूंछों वाले के बेटे हैं। वो भी इनका बड़ा इस सारी फिल्म के अंदर बहुत बड़ा किरदार है। कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और के इलेक्ट्रिक के दरमियान वाजिबात की अदायगी का तनाज़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कराची की बल्दियाती हुकूमत को तनाज़ात के हल के लिए कमेटीज़ बनाने का हुक्म दे दिया। बात करेंगे जुल्करनैन हमारे साथ हैं। जुल्करनैन, बताइएगा समाअत की मज़ीद क्या तफसील है आपके पास? देखिए, कायम मकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है जिसने आज केस की समाअत की और अदालत ने काफ़ी सरजनिश की दोनों जो इदारे हैं उनकी और कहा कि ये तो एक कानूनी मामला नहीं है बल्कि आपस का तनाज़ा है, तो बेहतर है कि दोनों आपस में कमेटीज बनाकर वो मिल बैठकर मामले को तय करें। सुप्रीम कोर्ट का वक्त ज़ाया किया जा रहा है क्योंकि अदालत ने सिर्फ कानूनी नुक्ते पर फैसला करना, ना कि किसी कारोबारी उस मामले के ऊपर। अदालत को बताया गया कि 435 मिलियन KMC ने अदा कर दिए कि इलेक्ट्रिक को, जबकि इसके बावजूद 936 मिलियन के करीब अभी भी जो बिल है वो बकाया जाता है, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि KMC को अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए खुद से इकदाम करना होंगे। हिदायत उनकी जानिब से जारी की गई। जुल्करनैन इकबाल, तफसील के लिए आपका शुक्रिया।
आगे बढ़े और आपको बताएं, करेंसी मार्केट्स में डॉलर की कदर में मजीद इजाफा हो गया है। इंटर बैंक में डॉलर मजीद 60 पैसे महंगा होकर पहली बार 169 रुपये से तजावुज़ कर गया। करेंसी डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 70 पैसे महंगा होकर 170 रुपये से बढ़ गया। माहिरीन बताते हैं हुकूमत IMF की रुपये की कदर गिराने की शर्त पूरी कर रही है। बढ़ता तिजारती और करंट अकाउंट खसारा भी रुपये की कदर गिरने की वजह है। करेंसी डीलर्स के मुताबिक अफगानिस्तान की डॉलर की ज़रूरियात भी इन दिनों पाकिस्तान से पूरी हो रही हैं। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10.5 रुपये फी लीटर तक इजाफे की सिफारिश कर दी। वजीर खजाना शौकत तरीन ने प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में कहा वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को आलमी सतह के मुताबिक बढ़ाने के हक में नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आग लगाने की तैयारी। ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को भिजवा दी। सिफारिश की गई कि डीजल 10.5 रुपए महंगा किया जाए, फी लीटर पेट्रोल पर 1 रुपया, जबकि मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतों में 5.5 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया जाए। वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि सऊदी अरब और UAE से बातचीत जारी है, मामलात जल्द तय पा जाएंगे। आप सऊदी ऑयल फैसिलिटी UAE से कतर से सिमिलर टर्म्स पे बात कर रहे थे, कब तक होने की तवक्को है कि ये मैच्योर हो जाए? इंशाल्लाह बहुत जल्दी। पेट्रोलियम प्राइसेस की वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट आता है हमारी महंगाई पे। इस वक्त जिधर महंगाई खड़ी हुई है, मेरी जो कोर इन्फ्लेशन है वो 6.2 6.3 पे। आई एम नॉट गोइंग टू बी इन अ हरी टू इंक्रीज दीज प्राइसेस क्लोज टू इंटरनेशनल प्राइसेस। अवाम पर महंगाई का ये नया बम गिराया जाएगा या नहीं, हतमी फैसला वजारत खजाना और वजीर आजम की मुशावरत से किया जाएगा। कोरोना से 24 घंटे में मजीद 73 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात की तादाद 26,938 हो गई है। 2,700 से ज़ायद नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 4.78% रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक पंजाब में 32, खैबर पख्तूनख्वा में 20 और सिंध में 15 अमवात हुई। इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में 3 मरीज दम तोड़ गए। इस वक्त मुल्क में 77,532 फाल कोरोना केसेस हैं, जिनमें से 5,700 से ज़ायद अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। मुल्क में गुज़श्ता रोज़ 8,90,000 से ज़्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई गई। कराची में मार्केटें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। हफ्ते में सिर्फ एक दिन सेफ डे होगा। कोरोना पाबंदियों के हवाले से महकमा दाखिला सिंध का नया नोटिफिकेशन आ गया है, जबकि इंडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक खुली रहेगी। आपको बताएं, कराची में मार्केट्स रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। हफ्ते में सिर्फ एक दिन सेफ डे होगा, जबकि कोरोना पाबंदियों के हवाले से महकमा दाखिला सिंध ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इंडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक खुली रहेगी। सितंबर कराची वालों के लिए सितमगर बन गया। सूरज सवा नेज़े पर आ गया। जून जैसी गर्मी पड़ने लगी। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शिद्दत 42 डिग्री की महसूस होने लगी। समंदरी हवा बंद हो गई है। हब्स बढ़ गया है। घर से बाहर निकलने वाले के पसीने छूट गए। अभी आपको खबर दें, पाक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज कौमी क्रिकेट टीम के 12 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया। बात करेंगे कादिर ख्वाजा से। कादिर, बताइए कौन इन है, कौन आउट हुआ? बिल्कुल, 12 रुकनी स्क्वाड में बाबर आजम कप्तान, शादाब खान नायब कप्तान, फखर फसल अली, इफ्तिखार अहमद, मामूल हक, मोहम्मद रिजवान, विकेट कीपर सऊद शकील, शहीन शाह अफरीदी, उस्मान कादिर और जाहिद महमूद शामिल है। जबकि दोनों टीमों का माबैन 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे इंटरनेशनल सीरीज का पहला मैच जो है वो जुम्मे को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में खेला जाएगा और दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। सीरीज में शामिल बकिया 2 मैचेस 19 और 21 सितंबर को खेले जाएंगे, जिसके बाद दोनों टीमें लाहौर रवाना हो जाएगी, जहां 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज 25 सितंबर से 3 अक्टूबर तक कलावी स्टेडियम में खेली जाएगी। कादिर ख्वाजा, तफसील के लिए शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान 16 सितंबर को ताजिकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह समिट में शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 2 रोज़ा दौरे के दौरान आला सतह का वफ़द वज़ीर आज़म के हमरा होगा। ये वज़ीर आज़म का वस्ती एशिया का 3रा दौरा होगा। इमरान खान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह समिट में शरीक होंगे और दीगर ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म की ताजिक सदर इमाम अली रहमानोफ से भी मुलाकात होगी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में तजारत के फ़रोग़, सरमायाकारी और बिलखुसूस इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ पर बात होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान ताजिकिस्तान बिजनेस फोरम के पहले इजलास का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म ताजिक सदर इमाम अली रहमानोफ की दावत पर ताजिकिस्तान का सरकारी दौरा कर रहे हैं।
और आपको बताएं, अलकायदा जल्द अमेरिका पर एक हमला करेगी। डायरेक्टर डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने खदशा जाहिर कर दिया। स्कॉट बैरियर ने सिक्योरिटी समिट से खिताब में कहा, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अलकायदा का खतरा बढ़ गया है। अलकायदा को हमले की सलाहियत हासिल करने में 1 से 2 साल लगेंगे। मजीद कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को मॉनिटर करने की फौजी और इंटेलिजेंस सलाहियत कम हो गई। दोबारा रसाई के लिए रास्ते तलाश कर रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर CIA डेविड कोहन ने भी दहशतगर्दी का इशारा दे दिया। कहा, दाइश खुरासान भी हमला कर सकती है। एक ऐसी सड़क के बारे में कि जहां से गुजरो तो गुर्दे से पत्थरी निकल आए। गुरु मंदिर से 3 हट्टी के सफर में एक एक जोड़ हिल जाए। आमिर लियाकत ने ऐसा रोड बनवाया जो बारिश में गढ़ा गढ़ा हो गया। एक तो गढ़े, वो भी गटर के पानी से भरे। अजियतनाक सफर पर ले जा रही हैं कराची से जमजम सईद। गुरु मंदिर से 3 हट्टी जाने वाला जहांगीर रोड, जहां से गुजरने वालों की किस्मत में ही खंदकों के झटके लिख दिए गए हैं। शहरी अपनी गाड़ियों में जहांगीर रोड से नहीं बल्कि एक अजियत से गुजरते हैं, जिन्हें गटर के पानी से लिथड़े रास्ते पर ट्रैफिक जाम की कोफ्त भी उठानी पड़ती है। साल में 3 बार सड़क बनती है, अभी पीछे चले जाओ गटर के ऊपर ढक्कन ही नहीं है। तो बोलो कि इसको बनाओ, एहसास करो, इंसानों को तकलीफ है, आवाम को। आप जिंदा है, मुट्टो जिंदा है। मोटरसाइकिल वाले कभी फुटपाथ पर और कभी खंभों के पार तंग राहदारी से किसी न किसी तरह गुजर जाते हैं, मगर गाड़ी वालों के पास हिचकोले खाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। इसी सड़क पर बारिश और सीवरेज के पानी से बनने वाले गड्ढे ही नहीं, हर चंद गज के फासले पर मौजूद खुले गटर भी हुकूमत का मुंह चुराते हैं। बेचारी परसों का लेडीज बर्दाश्त से उलट के मर गई। परसों यहाँ मेरी गाड़ी का टायर फट गया, पूरी लेडीज जो है ना गिरकर बाहर पानी के अंदर पड़ी है। कराची को तरक्की देने के दावेदारों को ये एहसास भी नहीं है कि शदीद बीमारों और फौरी तिबी इमदाद के तलबगारों को भी इलाज से पहले इसी जहांगीर रोड की अजियत से गुजरना पड़ता है। अगर कोई इमरजेंसी की हालत में जहांगीर रोड से गुजरे तो उसकी क्या हालत होगी, ये भी आपको दिखाते। इलाका मकीनों का कहना है कि इसी हलके से तहरीक इंसाफ के मुंतखब रुकन कौमी असम्बली ने अपने तरक्याती फंड से ऐसी सड़क बनाई है जो चंद हफ्ते और एक बारिश भी न गुजार सकी। अभी असद उमर साहब अरबों रुपए की पैकेज की बात करके गए हैं, उनको ये चाहिए कि इस सड़क को देखें, इसको काम करवाएं। ये नया पाकिस्तान है अपना। जहांगीर रोड से गुजरने वालों और इलाका मकीनों के लिए ये सड़क कितनी ही तकलीफ दे क्यों न हो, मोटर मैकेनिक्स की खूब चांदी हो रही है। अगर तो आप जहांगीर रोड का सफर करना चाहते हैं तो जेब में पैसे रख के आइएगा, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद आपको अपनी गाड़ी का सस्पेंशन का काम तो जरूर ही करवाना पड़ेगा। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ जमजम सईद, समा, कराची। फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।